नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 177 पद इतिहास विषय में आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में हाल ही के वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा पद हैं, कम नहीं है। 2014 में जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग इतने पद थे, लगभग 200 के आसपास थे। यहाँ 177 है, कम नहीं है साथियों। आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाएं और जैसा कि बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर संभावित है एग्ज़ाम, तो आप अपनी तैयारी अक्टूबर के हिसाब से करें, है ना। आज हम पूरा पाषाण काल के जो दो अंतिम चरण हैं, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इन दोनों के प्रमुख स्थल करेंगे। जो लाल मार्कर से मैंने लिखे हुए हैं वो है मध्य पूरा पाषाण काल के, और जो हरे मार्कर से जो स्थल चिन्हित किए हैं वो है उच्च पूरा पाषाण काल। और कुछ स्थल साथियों दोनों कालखंड, क्या पूरे पूरा पाषाण काल और कुछ तो संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता रखते हैं, उनको मैं वैसे ही बोल के आपको बता दूंगा। कुछ स्थल ऐसे भी हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने मध्य पूरा पाषाण काल। उत्तर से शुरू करें तो पाकिस्तान में है एक पोतवार का पठार, संगाओ गुफा। संगाओ गुफा पर ISPCS में प्रश्न पूछा गया था, पुराने पेपर उठा के देख लेना कि संगाओ गुफा का संबंध किस कालखंड से है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, ऐसे ऑप्शन थे और उसमें उत्तर था मध्य पूरा पाषाण काल। हालांकि उसमें ऑप्शन अगर उच्च पूरा होता साथ में तो उच्च पूरा भी सही है, मध्य पूरा भी सही है। कूट वाले प्रश्न होते तो दोनों सही होते, क्योंकि इसका संबंध मध्य पूरा और उच्च पूरा दोनों से हैं। जो ग्रीन पेन वाले हैं उनसे भी आप समझ लो, यहाँ मैंने ग्रीन में भी और लिख दिया, ये देखो, है ना, ऐसे समझ लो आप। तो संगाओ गुफा मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण दोनों काल से संबंध रखता है। अब हम बात करें, उत्तर प्रदेश में एक स्थल है कालपी। कालपी से साथियों पशुओं की हड्डियां, जैसे हाथी की, घोड़े की, गाय की, इन पशुओं की हड्डियां, पत्थर के औजार और हड्डी के औजार दोनों प्राप्त होते हैं साथियों। यानी कालपी से हमें हाथी, घोड़ा, गाय, पाषाण औजार और हड्डियों के औजार, ये कालपी से हमें प्राप्त होते। कालपी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब हम आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश में ही एक बेलन घाटी में स्थित स्थल है सिंगरौली और एक चकिया। वैसे बेलन घाटी की बात करें तो ये संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति का नेतृत्व कर रही है, पूरा पाषाण से लेकर नव पाषाण तक। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे स्थल हैं उनका संबंध संपूर्ण कालखंड से न होकर कुछ विशेष कालखंड से है। जैसे सिंगरौली जो है, चकिया जो है, उसका संबंध मध्य पूरा पाषाण काल से है, इसलिए मैंने इनको लाल मार्कर से चिन्हित किया। इसी प्रकार एक लोहदा नाला है, वो हरे मार्कर से चिन्हित किया, तो इसका मतलब उसका संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से है। लोहदा नाला का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले मध्य पूरा पाषाण काल के सभी स्थलों की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार साथियों राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 3 नदी घाटी है, एक तो बागन, बेड़च और कादम्बली। बागन, बेड़च, कादम्बली। नागौर जिले में डीडवाना और लूणी, जो लूणी है
लूणी जंक्शन आपको पता ही है। लूणी जो है, डीडवाना जो है, दोनों स्थल ऐसे हैं जो निम्नपुरा से लेकर उच्चपुरा पाषाण काल की संस्कृति से संबंधित है। यानी निम्न, मध्य और उच्च, संगाओ मध्य और उच्च दोनों से। बेलन घाटी पुरा पाषाण से नवपाषाण तक। भीमबेटका ये मध्य पाषाण काल तक, मध्य पाषाण काल तक। तो कुछ स्थल ऐसे हैं साथियों, पाषाण काल के कई कालखंडों से संबंधित हैं। गुजरात में बात करें तो हिरण घाटी, महाराष्ट्र में नेवासा। नेवासा वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। भीमबेटका भी महत्वपूर्ण है, लेकिन नेवासा किस लिए महत्वपूर्ण है वो बताने जा रहा हूँ। भीमबेटका तो आप सबको पता है, गुफा चित्र मिले यहाँ से। नेवासा साथियों एच.डी. सांखलिया ने यहाँ के जो औजार हैं उनके आधार पे ये सिद्ध किया कि ये औजार और अन्य स्थलों पे जो भी औजार हैं उनमें भिन्नता है, और इन्हीं भिन्नता के कारण मध्य पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल में जो रेखा खींची गई है वो नेवासा के औजारों से ही सिद्ध हो कि एच.डी. सांखलिया द्वारा। तो इसलिए नेवासा को प्रायद्वीपीय भारत में, ये है प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार, तो प्रायद्वीपीय भारत में मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का प्रारूप स्थल कहा जाता है। प्रारूप स्थल, तो अगर ऐसा पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत में मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का प्रारूप स्थल कौन सा है, तो नेवासा है। और ये एच.डी. सांखलिया ने यहाँ से प्राप्त औजारों को नेवासा उद्योग के अंतर्गत रखा और नेवासा उद्योग की संज्ञा दी। जैसे वी.एन. मिश्र ने लूणी के औजारों को लूणी उद्योग की संज्ञा दी। साथियों अब हम बात करें भीमबेटका के जो चित्र हैं वो तो यानी ऐसे समझ लो ऐतिहासिक काल तक हैं। तो भीमबेटका के जो सर्वाधिक चित्र हैं वो माना जाता है कि मध्य पाषाण काल के। तो हम मध्य पाषाण काल में भीमबेटका का विस्तार से जिक्र करेंगे, विस्तार से। अभी एक बार अपने ये इसलिए यहाँ चिन्हित किया है कि आपको बताने के लिए कि भीमबेटका मध्य पूरा पाषाण काल से भी संबंधित है। यहाँ से गुहा चित्र मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के। आगे हम बात करेंगे। ये हुए स्थल साथियों मध्य पूरा पाषाण काल के। दोबारा दोहरा देता हूँ, जो महत्वपूर्ण स्थल है उनमें एक तो है डीडवाना, लूणी, संगाव गुफा, कालपी जो उत्तर प्रदेश में कालपी है, भीमबेटका है, नेवासा है, ये संगाव गुफा, ये महत्वपूर्ण साथियों। नेवासा, भीमबेटका, कालपी, संगाव गुफा। और राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से डीडवाना और लूणी। अब हम बात करते हैं साथियों उच्च पूरा पाषाण काल की, जो मैंने हरे मार्कर से चिन्हित किया है। उत्तर भारत से शुरू करें तो उत्तर भारत में एक स्थल है पाकिस्तान में माइलस्टोन 101। माइलस्टोन 101 सिंध के अंदर, पाकिस्तान में जो सिंध है वहाँ है रोहड़ी पठार। रोहड़ी पठार। और राजस्थान के अंदर है एक स्थल चंदेशाल। चंदेशाल अजमेर के पास है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर। यहाँ एक गौर करने वाली बात है साथियों, राजस्थान में निम्न पूरा पाषाण काल के बहुत ही कम स्थल मिल रहे हैं, बूढ़ा पुष्कर और चंदेशाल, सॉरी उच्च पूरा पाषाण काल के। तो उच्च पूरा पाषाण काल के जो स्थल है बहुत ही कम मिल रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के पीछे हमने पढ़ा था 16 आर, सिंगी तालाब, डीडवाना, लूणी, चित्तौड़गढ़ में स्थित गंभीरी नदी घाटी
और आप मध्यपुरा पाषाण काल में बामन, बागन, बेड़च, कादम्बली, डीडवाना, लूणी। लेकिन आप देखो कि उच्च पुरा पाषाण काल के स्थलों की संख्या कम है। उच्च पुरा पाषाण काल में बूढ़ा पुष्कर ही प्रमुख स्थल माना जाता है, हालांकि चंदेसाल भी एक है। अब हम बात करें बेलन घाटी में स्थित उच्च पुरा पाषाण काल का एक स्थल लोहदा नाला। जो सिंगरौली और चकिया थे वो मध्य पुरा पाषाण काल के थे वो भी बेलन घाटी में। लोहदा नाला वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है लोहदा नाला। अभी बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। किस स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति लोहदा नाला से अस्थि निर्मित। हालांकि कुछ विद्वान इसको अस्थि ये जो मूर्ति न मानते हुए बर्छी मानते कि बर्छी है कोई। और बेलन घाटी का महत्व को देखते हुए HD सांकलिया ने इसे प्राग ऐतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक की संज्ञा दी है। किसको? बेलन घाटी को। बेलन घाटी को। और बेलन घाटी में ये लोहदा नाला, यहाँ से मिली हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति, जो ये दर्शाती है कि इस काल का मानव नक्काशी कला जानता था। और DP अग्रवाल ने इसे सोने की खान की संज्ञा दी है बेलन घाटी को, क्योंकि बेलन घाटी से निम्न पुरा पाषाण से नव पाषाण तक संस्कृतियों के स्तर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें साथियों, महाराष्ट्र में एक स्थल है पाटणी। नीचे लिखा भी हुआ है मेरा कि यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन मिलता है। अब शुतुरमुर्ग के अंडों पे चित्रांकन की बात करें तो गौर से सुनना मेरे एक एक बात को, कि शुतुरमुर्ग के अंडों पर अगर प्रश्न आ जाए कि चित्रांकन कहाँ से देखने को मिलता है, तो पाटनी, रामनगर मध्य प्रदेश में है, चंदेसाल राजस्थान में है, भीमबेटका का साथियों मैंने बताया मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित भी है और उच्च पुरा पाषाण काल से भी है और आगे चलकर मध्य पाषाण काल तक संबंधित है भीमबेटका। तो यहाँ अब मैं बात कर रहा हूँ शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन की, तो पाटणी हो गया, भीमबेटका हो गया, रामनगर हो गया, राजस्थान में चंदेसाल हो गया। इन स्थलों से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि पाटने से प्राप्त अंडों पर ही यह दृष्टिगोचर होता है कि मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है। केवल पाटने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों के जो चित्रकारी है वो, उससे ये पता चलता है कि यही शायद मानव ने ये की होगी। लेकिन जो भीमबेटका है, रामनगर है, चंदेसाल है, यहाँ से जो चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं अंडों पर शुतुरमुर्ग के, उनमें विद्वानों में एक मत नहीं है। वो शायद प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा या पर्यावरणीय कारकों द्वारा उस अंडों पर कुछ रेखाएं या चिन्ह बन गए होंगे, लेकिन पाटने पर सब सहमत है कि ये जो शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन है, यह मानव द्वारा किया गया है, मानव निर्मित। ध्यान रखना, ये तो अंडों पर चित्रांकन की बात होगी। अब शुतुरमुर्ग के अंडों के मनके भी मिले हैं। अब जब प्रश्न आ जाए मनकों का, तब भी पाटने हैं, लेकिन यहाँ पाटने के अलावा एक भीमबेटका भी है। ध्यान रखना, दोबारा दोहरा देता हूँ,
ऐसा पूछे कि शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन। पाटने, भीमबेटका, रामनगर दोनों मध्य प्रदेश में, चंदेसाल राजस्थान में। पाटने के चित्रों को देखकर लगता है कि शायद मानव द्वारा किए गए हैं, और जो अन्य स्थल है उनके चित्रों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मानव द्वारा किया गया है। प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा उस पर चिन्ह बने हुए हैं। और मन के कहाँ से? पाटने और भीमबेटका दोनों से। ठीक है, अब हम बात करें मध्य प्रदेश में एक नदी है सोन, जो वो निम्नपुरा पाषाण काल की जो संस्कृति की है ना, सोन संस्कृति, वो सोहन है। सोहन ये है सोन, गंगा के साइड। यहाँ एक स्थल है साथियों, उस स्थल का नाम है बाघोर। कौन सा? बाघोर। और बाघोर स्थल से हमें पशु जीवाश्म प्राप्त होते हैं, पशु जीवाश्म। और जी.आर. शर्मा और जे.डी. क्लार्क, जी.आर. शर्मा और जे.डी. क्लार्क द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया गया। अब हम बात करें दक्षिणी भारत में निम्नपुरा उच्चपुरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो आंध्र प्रदेश में एक जगह कुरनूल, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आग के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, आग के साक्ष्य। इसका मतलब पूरा पाषाण काल में मानव आग से परिचित हो चुका था, लेकिन नव पाषाण काल तक आते आते उसने आग का व्यापक रूप से प्रयोग करना शुरू कर दिया। तभी तो हमें दक्षिणी भारत के कई स्थलों से राख के ढेर प्राप्त होते हैं। लेकिन अब हम पूरा पाषाण काल का, उच्च पूरा पाषाण काल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें आग के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? कुरनूल से, आंध्र प्रदेश में। एक गुफा है मूछलता, चिंतामनु गवी गुफा, चिंतामनु गवी गुफा। यहाँ से साथियों हमें हड्डी के सींगों के औजार मिलते हैं। यानी सींगों को हम हड्डी भी कह सकते हैं, सींग भी कह सकते हैं, चाहे आप सींगों के औजार कह दो चाहे, लेकिन हड्डी भी उसके अंदर अगर पूछ ले कि हड्डी के औजार, लेकिन हड्डी में विशेषतः सींगों के, ये ध्यान रखना। हड्डी तो और भी हो सकती है पशु की, है ना, पाँव की हो सकती है, लेकिन यहाँ सींग महत्वपूर्ण है। तो सींगों के औजार जो है वो चिंतामनु गवी गुफा। अब हम बात करें साथियों, आंध्र प्रदेश में एक स्थल है रेनीगुंटा। रेनीगुंटा से हमें तक्षणियों व फलकों का विशाल संग्रह मिलता है। तक्षणी जो नक्काशी के काम आती थी। मातर देवी की जो अस्थि निर्मित मूर्ति बनाई गई है वो तक्षणी से ही बनाई गई है, जिसे हम ब्यूरिन भी कहते हैं। तो तक्षणी और फलकों के औजार कहाँ से? विशाल संग्रह रेनीगुंटा से प्राप्त होते हैं। सो साथियों, ये थे मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो साथियों, भर्ती आ चुकी है और अपनी तैयारी का जो स्पीड है वो भी बढ़ा दीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए दिन में 1 से अधिक वीडियो डालूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप भी पढ़िए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। जय हिंद।